नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में हमारा मकसद है आपको ऐसी सलाह देना जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा रिटर्न मिले। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस की और सवालों के जवाब देंगे रूमटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूमटा। स्वागत है शो में आपका हर्ष। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्रियंका रांची से हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। प्रियंका नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी। जी, सवाल क्या है? मेरा सवाल था कि मैं 25 साल की हूँ जी और मैं एक PSU कंपनी में काम करती हूँ। मुझे एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, तो मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? ओके, 25 साल की है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहती है, क्या सलाह देंगे आप इन्हें हर्ष? वेल प्रियंका, आपके लिए बेटर होगा कि आप अभी टाटा AIG ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है मार्च महीने में, जिसका नाम है मेडी प्राइम। आप ये पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है। मैं आपके एक दो इसके जो हाइलाइट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो आपको कंपैरिजन में बता दूं। एक है कि इसमें कोई भी सब लिमिट नहीं है। जैसे रूम रेंट पे जो 1% या 2% ICU के रूम रेंट्स पे सब लिमिट्स रहती हैं नॉर्मली पॉलिसीज़ में, इसमें वो पॉलिसी में वो सब लिमिट नहीं है। दूसरी एक अच्छी बात जो ये पॉलिसी में कि अगर कोई कारण से आपके कोई भी पर्टिकुलर ईयर में आपके क्लेम होता है पॉलिसी में, तो नेक्स्ट ईयर जो प्रीमियम भरना होता है उसमें लोडिंग नहीं लगाते हैं। तीसरा बात यह है कि कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स रहते हैं, जो नॉर्मली 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन रहते हैं। अब टाटा की जो मेडी प्राइम पॉलिसी है उसमें अगर एक प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है आपका और आप कंपनी को 5 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं जो आपका ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइजेशन है उसके पहले, तो आपका ये टर्म बढ़ा के 60 डेज प्रायर एंड 90 डेज पोस्ट कर दिया, ये कवरेज मिलता है। तो इसी प्रकार इसके काफ़ी जो दूसरे फीचर्स हैं विच आर मच मोर कंपेटिटिव एंड बेटर, और सिमिलर फीचर्स जो हैं वो एक अपोलो म्यूनिक इजी हेल्थ की पॉलिसीज़ में भी हैं। सो जो भी कंपनी का आपकी एरिया में जो एक नेटवर्क है, जो कैशलेस फैसिलिटी जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स की हैं, आपको जो सूट करता है आप वो वाली पॉलिसी कंसिडर कर सकते हैं। आपने यहाँ पर दो चीज़ें बोली हैं, एक सब लिमिट की बात की हर्ष और एक की आपने लोडिंग की बात। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर बता सके आप तो। देखिए क्या होता है कि अगर हम एक रेगुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट के पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, उनमें ये होता है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड अगर 5 लाख ऑफ रुपीज है, आपकी जो रूम एंटाइटलमेंट है वो है 1% ऑफ योर सम इंश्योर्ड। सो विच मीन्स 5,000 रुपीज वर्थ तक के रूम में आप अगर एडमिट होते हैं तो आपके सारे खर्चे जो पॉलिसीज में जो आपके एक्चुअल एडमिसिबल खर्चे हैं वो आपको क्लेम मिल जाएगा। अब कोई कारण से आपको अगर एक रूम मिलता है जो 6,000 रुपए की या 7,000 रुपए की वैल्यू का पर डे है, आपकी एंटाइटलमेंट थी 5,000 रुपए। अब जो भी खर्चे उसके रिलेशन में हैं, जैसे आपके OT चार्जेस हैं या डॉक्टर सर्जन फीस हैं, वो आपको वो प्रोपोर्शनेटली आपको रिड्यूस करके मिलेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका टोटल क्लेम 5 लाख के अंडर में है। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जब आप, क्योंकि जो रूम रेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल में है नहीं, रूम अवेलेबिलिटी आपके हाथ में है नहीं। ऐसे हो सकता है कि आप जा रहे हैं, आपको एडमिशन जो एडमिट होना है वो 3,000 रुपीज़ के रूम में होना है, लेकिन हॉस्पिटल में रूम ही अवेलेबल नहीं है। सो ये एक जो फीचर है इन पॉलिसीज में, अपोलो म्यूनिक और टाटा AIG की जो पॉलिसीज है उसमें कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। जी जी। दूसरी बात जो है वो है, आपने पूछी थी कि क्लेम लोडिंग। जी। अगर आपके कोई क्लेम होता है एक पर्टिकुलर ईयर में विच इज अबाउट 25% ऑफ योर सम इंश्योर्ड, तो अगर आपका 5 लाख की पॉलिसी और आपका 1,25,000 के ऊपर अगर क्लेम है, तो नेक्स्ट ईयर आपके प्रीमियम पे लोडिंग लगा दी जाती है कि आपको 20% प्रीमियम ज्यादा भरना होगा। नाउ दिस फीचर इज अगेन, ये जो पॉलिसी जो मैंने आपको बताई है उसमें ये लोडिंग का क्लॉज है ही नहीं। तो आपकी जो क्लेम होता है जिसके पर्पस के लिए आपने पॉलिसी ली है, तो इसकी आपको सजा के तौर पे पेनल्टी आपको अगले साल नहीं लगाया जाता। सो दीज आर वेरी गुड फीचर्स जो आपको बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप पॉलिसी में क्लेम करते हैं, तो आप नेचुरली यू विल बाय दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज। प्रियंका, कोई और सवाल भी है इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपके मन में? मेरा और एक सवाल है। मुझे पूछना था कि मुझे टर्म प्लान लेना है, ऑनलाइन टर्म प्लान। तो अगर मैं टर्म तक सरवाइव कर जाती हूँ, मेरे टर्म तक, तो उसके बाद क्या मेरे पैसे मुझे रिटर्न मिलते हैं या नहीं? ओके, आप टर्म प्लान क्यों लेना चाहती हैं? कौन है आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी मैं सिंगल हूँ, पर मैं नौकरी करती हूँ, तो फैमिली के लिए मैं। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, आपके साथ है? नहीं, मेरे साथ नहीं है, पापा सर्विस करते हैं। जी जी जी, ओके, ऑल राइट।
टर्म प्लान अगर लेती है, पूरा टर्म सर्वाइव कर जाती है, जिंदा रहती है आप, तो आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। यही बेसिक रूल है टर्म प्लान का, जो एक बेसिक पॉलिसी है इंश्योरेंस में। आप एक टर्म प्लान लेती है, आपको मान लीजिए कि 25 से 30 लाख का कवर लेती है, आप 30 साल का टर्म लेती हैं, आप हर साल प्रीमियम देती रहती है। अगर 30 साल के पहले आपकी मौत हो जाती है प्रियंका, तो जो भी नॉमिनी है उनको वो पैसा मिलेगा, वो क्लेम करेंगे जाके 25 से 30 लाख रुपए का जो कवर था वो। और अगर आप 30 साल का पूरा टर्म सर्वाइव कर जाती हैं तो आपका कवर ख़त्म हो जाता है, आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं। शशांक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शशांक जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा वाइफ के तकरीबन 1 लाख रुपए ईयरली सेविंग है जिसे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इससे पहला क्वेश्चन ये है कि 50,000 रुपए मैं चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई का यूलिप प्लान है जिसमें ट्रिगर बेस्ड स्ट्रेटेजी वो मुझे एडवाइस कर रहे हैं। इट्स 75-25 प्लान, 75 गोज टू इक्विटी एंड 25 गोज टू डेप्ट। तो क्या ये प्लान अच्छा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल से 15 साल के बीच जी टर्म के लिए। ओके, क्यों आप यूलिप की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है? मतलब कुछ... मैम, मैं पिछले कुछ समय से मैंने शेयर मार्केट में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था, बट मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसको रिव्यू करना पीरियोडिकली। मतलब आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया था? नहीं, डायरेक्ट शेयर खरीदे थे। आपने डायरेक्टली बाजार में आपने निवेश किया? अभी मेरा ये मानना है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ तो उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना और उसके बेस पे डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो सकता है मेरे लिए। जी, क्या सलाह देंगे आप हर्ष? यूलिप में निवेश करें या फिर आप सलाह देंगे कि अगर निवेश ही करना है तो म्यूचुअल फंड से आसान रास्ता और कुछ है ही नहीं? वेल गुप्ता जी, ये एक अच्छी बात है कि आपको ये बहुत क्लियरली जानते हैं कि आप यूलिप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो है कि आपको ये जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग या उसे बार बार देखने की जो ज़रूरत है वो नहीं करनी पड़े। जहाँ तक कि ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो है, जो आपने सही बताया कि 75% वो इक्विटी में डालते हैं, 25% वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ आपको अगर रीबैलेंसिंग ही एक अगर कंसर्न है तो आपको यूलिप से बेटर म्यूचुअल फंड में भी वो एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज़ मच मोर चीपर। जो यूलिप में जो नॉर्मली हम देखते हैं कि कॉस्ट जो इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप अगर 10 या 15 साल का व्यू ले रहे हैं तो शायद वो एट द एंड ऑफ 10 to 15 ईयर्स वो कॉस्ट बराबर हो जाए। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊं म्यूचुअल फंड के जरिए, जो है HDFC प्रूडेंस फंड, उनका भी जो एसेट एलोकेशन है वो भी 75% इक्विटी में है एंड 25% डेट में है। नाउ व्हाट इज ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी? अगर आपका इक्विटी मार्केट बढ़ जाता है जिसकी वजह से 75% जो वेटेज है वो चीज़ अगर 80 या 85% हो गया, सो जो फंड मैनेजर है वो उसे रीबैलेंस करता है, विच मीन्स इक्विटी का पोर्टफोलियो कम करता है एंड डेट में बढ़ा देते हैं। सो इनफैक्ट आप एक जो मार्केट्स आर हाई आपने उसे बेच दिया है और जब लो होता है तो आप वापस इक्विटी में एंटर करते हैं। ये सेम फैसिलिटी आपको HDFC प्रूडेंस फंड भी दे देगा। तो मेरा आपसे सुझाव ये रहेगा कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आप ये बेटर है कि म्यूचुअल फंड के रूट से जाइए। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, और हम ये देख रहे हैं कि 10 और 15 साल के जो पीरियड है उसमें जो कॉस्ट हैं वो म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में शायद सेम हो जाएं। सो अगर आपको टैक्स बेनिफिट की अगर ज़रूरत है तो ही आप यूलिप की तरफ अपना मन बनाइए, अदरवाइज वेरी कंफर्टेबली इन ऑल रिस्पेक्ट्स म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रूट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। रोहित बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रोहित नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार, मैं रोहित बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टर्म इंश्योरेंस है जी। एक्चुअली मेरा स्टेटस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। फॉरेन नेशनल, बट आई वाज बोर्न इन इंडिया। तो मेरा पासपोर्ट जो है वो आयरिश है, बट मैं टर्म प्लान लेना चाहता हूँ जो ऑनलाइन मुझे अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसमें नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट इंडियन आती है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं खरीद सकता हूँ? क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है टर्म प्लान में? बताइए हर्ष, रोहित के सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है टर्म प्लान लेना चाहते हैं? वेल रोहित, आपने ये सही पहचाना कि आपको जो ऑनलाइन टर्म पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ इंडियन नेशनल्स को ही ऑफर की जाती हैं, लेकिन आप ऑफलाइन पॉलिसी ज़रूर ले सकते हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जो NRI स्टेटस है, PIO या OCI, इनके जो प्रोसेसेस हैं वो वेल डिफाइंड हैं। तो आपको लेकिन सिर्फ है कि आपको ऑनलाइन पॉलिसीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो भी आप शॉर्टलिस्ट करें, उनकी ऑफलाइन जो रेगुलर टर्म पॉलिसीज़ हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो प्रोसेसेस हैं वो भी सिमिलर हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी ज़रूर सबमिट करना होगा। आपको रेगुलर KYC के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होंगी, विच इज़ एन ID प्रूफ,
आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। आप ये ऑफलाइन पॉलिसीज जो हैं वो आप कन्वीनियंटली ले सकते हैं। आप ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, कोटक, अवीवा, कोई भी कंपनी जो अच्छी रेपुटेशन की हैं, जिन फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप वो पॉलिसीज ऑफलाइन कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, अगला सवाल बेंगलुरु से ही सौरभ कुमार शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी। मेरा क्वेश्चन है कि तो मुझे टर्म प्लान जानना था कौन सा अच्छा है। एक HDFC ऑनलाइन है और दूसरा SBI स्मार्ट। जी। तो लेकिन ऑनलाइन वाले में आई एम नॉट गेटिंग डिसेबिलिटी बेनिफिट वन। मतलब क्लिक टू प्रोटेक्ट में आपको राइडर्स नहीं मिल रहे हैं, राइट? हाँ, उसमें राइडर नहीं है, जबकि प्रीमियम इज हाई रहेगा। अच्छा, तो उसमें कौन सा सेलेक्ट करना बेटर रहेगा? बिकॉज HDFC में प्रीमियम लेस है, बट तो आपके लिए सौरभ प्रीमियम सबसे बड़ा क्राइटेरिया है टर्म प्लान लेने का। हाँ। अगर मान लीजिए कि आपने, चलिए हमने सलाह दे दी कि आप SBI छोड़ के आप HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट ले लीजिए, अगले साल कोई नया प्लान लॉन्च होता है और उसका प्रीमियम इससे भी कम रहेगा, तो आप फिर से स्विच करने की सोचेंगे? नहीं, स्विच तो नहीं करना, क्योंकि टर्म प्लान तो एक बार लूंगा मैं। अच्छा, तो अभी आपके पास SBI स्मार्ट शील्ड ऑलरेडी है? हाँ, ऑलरेडी है। ओके, आपका हम बाकी सवाल भी लेंगे आपके, हम पहले इस सवाल का जवाब देते हैं। हर्ष, क्या सलाह देंगे आप सौरभ को, इन्हें क्या स्विच करना चाहिए एक दूसरे टर्म प्लान में? वेल एक्चुअली नहीं सौरभ, कारण ये है कि आप दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं। SBI स्मार्ट शील्ड जो है वो उसमें आपने बताया कि क्रिटिकल इलनेस और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स इंक्लूडेड है, और जो आप क्लिक टू प्रोटेक्ट लेने वाले हैं उसमें राइडर्स नहीं है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप सिर्फ कॉस्ट पे, जो प्रीमियम पे आप ये दोनों पॉलिसीज कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपने SBI की पॉलिसी ऑलरेडी इट्स बीन 1 ईयर कि आप प्रीमियम भर चुके हैं इसमें, और ये फीचर्स जो आपको अगर चाहिए तो नेचुरली आप वही पॉलिसी में कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में ये एक और चीज़ होती है कि अर्ली क्लेम, जो नॉर्मली 2 इयर्स, जो आप पॉलिसी लेने के विदिन 2 इयर्स अगर कोई क्लेम आता है तो उसे वो अर्ली क्लेम डिफाइन करते हैं, जिससे एक प्रोसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर 2 इयर्स के बाद में आपकी डेथ होती है पॉलिसी लेने के बाद, तो क्लेम प्रोसेस इज अ लिटिल मोर ईजियर। सो नॉर्मली ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पॉलिसी कंटिन्यू रखिए, जितनी लंबी आपकी पॉलिसी होती है उतना इट इज़ ईजियर फॉर योर फैमिली मेम्बर्स टू क्लेम। सो आप SBI के साथ बने रहिए। और दूसरा सवाल क्या है आपका सौरभ? मैम, कैन यू रीड माय मेल? वन मेल इज देयर। ओके, चलिए, आपके पास LIC प्रॉफिट प्लस है, राइट? मैडम, राइट। इसका आप पूरा प्रीमियम दे चुके हैं, 5 साल का टर्म था, प्रीमियम पेइंग टर्म। आपका कंसर्न ये है कि इसकी NAV 5 साल से बढ़ी ही नहीं है। इट इज कांस्टेंट अराउंड 11 ओनली। हाँ जी, तो आप इसमें बने रहें या फिर नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी 2027 में पूरी हो रही है, राइट? यस। और राइट, बताइए कि यूलिप है इनके पास LIC प्रॉफिट प्लस, 5 साल का प्रीमियम दे चुके हैं, उतना ही देना ही था इनफैक्ट। NAV नहीं बढ़ रहा है, 11 साल से ही उतना, 5 साल से नहीं बढ़ा है, 11 पे बना हुआ है। क्या सलाह देंगे? कोई खर्चा इसमें और है नहीं हर्ष, बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। या वेल एग्जैक्टली द पॉइंट है कि जो यूलिप में जो मेन जो कॉस्ट होता है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान होता है, जब आपका एक मोटा हिस्सा आपके प्रीमियम का एक चार्जेस बोल के डेबिट हो जाता है ना। जब आपने वो प्रीमियम ऑलरेडी भर दिया है, सारे खर्चे जो मेन हैं, जो मेजर एक्सपेंसेस ऑफ द पॉलिसी है, वो आपने ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। सो अब ये आपके लिए एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ है कि ठीक है, उसमें आपको छोटे खर्चे रेगुलरली चलते रहेंगे, जैसे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन फी है, मोर्टेलिटी चार्ज है, ये छोटे मोटे खर्चे आपको लगते रहेंगे। बट एट दिस जंक्चर आपको ये पॉलिसी अगेन आई वुड सजेस्ट कि कंटिन्यू रखिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके जो अब ये जो प्रोडक्ट है वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। दूसरी बात, जब आप NAV को कंपेयर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लास्ट 5 ईयर से NAV इसकी 11 रुपए पे ही है, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो पैसे जा रहे हैं वो अगर इक्विटी फंड में है, तो इक्विटी मार्केट अगर आपको परफॉर्म नहीं किया है, सो यूलिप और कोई भी दूसरा जो आप इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, वो दोनों ही परफॉर्म नहीं करने वाले। सो परफॉर्मेंस एक अलग चीज हो गई, और आपका जो यूलिप एज ए प्रोडक्ट और चार्जेस, एसोसिएटेड चार्जेस जो हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो आप जो आपने ऑलरेडी भर दिया है, so I think you should continue till the end of the term. That will be better for you. जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। उपेंद्र यादव हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी, सवाल क्या है? मैम मेरा ये सवाल था कि मतलब मेरे को 15 लाख रुपए चाहिए,
15 लाख रुपए चाहिए 15 साल में बच्चे के लिए, और मेरे को फिर 25 साल में 20 लाख रुपए और चाहिए। अरे उपेंद्र जी, आपने तो हमें मेल किया था कि आपको इंश्योरेंस से जुड़ा एक सवाल पूछना था। एक्चुअली मैंने दोनों इंश्योरेंस और दो मेल चलिए, किया। आज इंश्योरेंस वाला आपके पास आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड फैमिली प्रोटेक्ट प्लान है और आप इसे रिन्यू नहीं करवाना चाहते हैं, राइट? जी करेक्ट जी, मैं इसके लिए इसको रिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अभी मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें लोडिंग चार्ज है, क्योंकि एक बार अगर क्लेम ले लिया तो राइट। चलिए, आपका सवाल समझ में आ गया उपेंद्र जी। अब आपको हम ये सलाह दे दें कि आप बने रहे या फिर नहीं इस प्लान में, क्या सलाह देंगे हर्ष? क्या इन्हें दूसरे प्लान में स्विच करना चाहिए? वेल एग्जैक्टली उपेंद्र जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था कि ये एक बहुत ही अनफेयर क्लॉज है, जो हम इन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इट्स अ वेरी अनफेयर क्लॉज, कि आप पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम भरते हैं इसी के लिए कि अगर आपको उस दौरान इन द नेक्स्ट कमिंग पॉलिसी ईयर आपको अगर कोई क्लेम होता है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ये पॉलिसी उसका ध्यान रखेगी, और जिसके लिए आपने प्रीमियम भरा है। अब आप क्लेम करते हैं, कोई ना कोई कारण से आपका क्लेम करने पड़ता है, और फिर अगले साल कंपनी आपको उसी का पेनल्टी लगाती है कि आपने क्लेम क्यों किया। चलिए, आपने क्लेम किया, अब मैं उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम, आपको पेनल्टी के तौर पे अगले 2 साल तक मैं आपसे ज़्यादा प्रीमियम लेने वाला हूँ। ये बहुत ही अनफेयर क्लॉज है। आप ये पॉलिसी अभी इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आ चुका है, आप अपोलो म्यूनिक ईजी हेल्थ या तो टाटा में आप चूज कर सकते हैं और उसमें आप पोर्टेबिलिटी के लिए अप्लाई करिए। अगर कंपनी आपका एक्सेप्ट करती है पॉलिसी तो आप प्लीज शिफ्ट कर सकते हैं। तो उपेंद्र जी, आप स्विच करने की सोचिए, क्योंकि जो आपके पास प्लान है उसमें जो क्लॉजेज हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी पॉलिसी होल्डर फ्रेंडली नहीं है। तो आप इसको स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी का सहारा लेकर ही अगर स्विच करेंगे तो आपके लिए फ़ायदे की बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।